आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले पीरियड में हमने भोजन हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है उस पर चर्चा करी थी। उसी में हमने क्षुद्रांत के द्वारा भोजन का पाचन किस प्रकार होता है इस पर चर्चा करी थी। आज हम उसी पर आगे चर्चा करते हुए देखते हैं कि क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जब क्षुद्रांत की भित्तियों में स्थित रुधिर वाहियों में चला जाता है, इस प्रकरण को हम भोजन का अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है इसमें, जिसे दीर्घरोम और अथवा रसांकुर कहते हैं। अनुमान लगा सकते हैं आप कि दीर्घरोम की जो आंत में भूमिका है वह दीर्घरोम में पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है और अवशोषण करने के पश्चात वह सूक्ष्म रुधिर वाहियों का जाल जहाँ पर बिछा होता है उससे होता हुआ भोजन का अवशोषण होता है। यह रुधिर वाहियाँ में चला जाता है और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है या पहुंचा दिया जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। और इस पूरे प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जब ग्लूकोज का अपघटन होता है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के रूप में ये मुक्त हो जाता है। भोजन का वह भाग जो हमारा नहीं पच पाता है या जिसका अवशोषण नहीं होता है वह बृहदांत में चला जाता है, नहीं बड़ी आंत में चला जाता है। वहाँ पर अब बड़ी आंत में ये भोजन का क्या होता है देखते हैं। बृहदांत या क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। जो हमारी बड़ी आंत होती है ये छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित जो पदार्थ होता है भोजन का उसको मलाशय में भेजना और अर्ध ठोस के रूप में मल के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। अब इसके बाद हम पशुओं की बात करते हैं, जिसमें घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है इस पर चर्चा करते हैं। आपने गाय, भैंस, बकरी आदि शाकाहारी जंतुओं को तो देखा ही होगा। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हुए भी देखा होगा। यानी ये जब घास खा लेते हैं, घास खाने के बाद पहले तो जाकर के घास से लगातार खाते हैं, खाने के पश्चात जब ये बैठ जाते हैं और बैठ करके जुगाली करते हुए आपने इनको देखा होगा। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल लेती है, अपने अमाशय में एकत्रित कर लेती है और फिर यह रुमेन के रूप में यानी प्रथम अमाशय कहलाता है, जहाँ पर ये भोजन को एकत्रित करती है। वह रूमिनेंट को में जो अमाशय है उसके 4 भाग होती है, 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पचा हुआ होता है, आंशिक पचा हुआ भाग जो होता है जिसे जुगाल कहते हैं। यानी ये जुगाल के रूप में अर्धगोले के रूप में आने लगता है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में वापस लाता है और वह चबा करके उसको पुनः रोम मंथन यानी मंथन करके उसको पुनः अपने रूमिनेंट अथवा रोम मंथी कहते हैं इसको, उसके द्वारा ये घास में जो सेलुलोज होता है उसका प्रचुर मात्रा में जो सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है,
बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसको उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं मृदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अर्धनाल के नाम से जाना जाता है, या जिसे अर्धनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है। मनुष्य के आहार नाल में ये नहीं पाया जाता है। उन जंतुओं के विषय में हमने पढ़ा है जो पाचन तंत्र, जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी भी होते हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र होता है। फिर वे भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका पाचन करने के लिए आपने खंड 2.5 में यानी भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि के बारे में अध्ययन किया होगा या करेंगे। आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन किस प्रकार से होता है, यानी जिसमें पाचन के लिए छोटी आंत बड़ी आंत नहीं होती है, या जिसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें अमीबा को हम लेते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक झिल्ली होती है। यह एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव के बुलबुले के समान अनेक धानियों से बना हुआ होता है। अमीबा निरंतर आकृति परिवर्तित करती रहती है। अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं है, यह अपनी आकृति बदलते रहती है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्तक निकाल देती है, जिसे पादाप कहते हैं, यानी कृत्रिम पाँव कहते हैं। जो अनेक उंगलियों की समान संरचनाएं जो बाहर निकल आती है अमीबा में, ये उनके पाँव कहलाते हैं, जो इन्हें गति प्रदान करती है, भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। अमीबा को सूक्ष्म जीवों का आहार करती है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर अपने पादप को विकसित कर लेती है, और उसके बाद उसको निगल लेती है, और निगलने के पश्चात खाद्य पदार्थों को उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है, और वहाँ खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है, और उस पाचक रस के स्रावित होने पर खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में बदल देता है, और सरल पदार्थ में जब ये बदल जाता है तो धीरे धीरे इसका पाचन होने लगता है, इसका अवशोषण होने लग जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि और उसके रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी होता है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट जो खाद्य पदार्थ है वो खाद्य धानी से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधार प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। हम इसी पर आधारित अगले अध्याय में इस पर बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से भोजनों का पाचन किया जाता है।